सवाल यह कि आखिर कौन है दुनिया का सबसे मालदार काला धनवान। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने यह तमगा किसे दिया है? जी हां, उसी तानाशाह को जिससे वो बेतरह काफी चिढ़ता है। यह तानाशाह हर साल कम से कम $1 अरब के अवैध हथियार बेचता है। इस तानाशाह ने अपने मुल्क की राजधानी के बीचों बीच एक टॉप सीक्रेट रूम नंबर 39 यानी 39 बना रखा है। क्या आप जानते हैं इस तहखाने जैसे भंडार में कितनी दौलत जमा कर रखी है? इस दौलत का इस्तेमाल ये तानाशाह नई मिसाइल बनाने की अपनी सनक पूरा करने के लिए करता है। वो नए और भयंकर परमाणु हथियार बनाकर विनाश का खतरा भी पैदा कर रहा है। अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र की दसियों पाबंदियों के बावजूद आखिर इस तानाशाह के खजाने में करोड़ों अरबों डॉलर कहां से आ रहे हैं? देखते हैं उत्तर कोरिया के सैनिक तानाशाह के काले खजाने से जुड़ी यह स्पेशल रिपोर्ट, काले सिक्के का किंग। एक काला सिक्का तेजी से नाच रहा है। ऐसे अनगिनत काले सिक्के दुनिया के एक बेहद रहस्यमय देश की बेहद रहस्यमय इमारत के एक खास कमरे में नाच रहे हैं। यहाँ बसता है एक तानाशाह का काला खजाना। वो खजाना जो उसकी ताकत है, जो उसका जुनून है, पागलपन भी है, जिससे डरता है अमेरिका, जिससे खौफ खाता है जापान। जी हाँ, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी लाख चाहकर इसे झुका ना पाया। ये तानाशाह अपनी हनक, अपनी सनक पर जिंदा है और फल फूल रहा है। उसके खजाने में पैसे की कमी नहीं है, उसका काला खजाना अपार है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के उस रहस्यमय खजाने की। वो खजाना जिसमें है दुनिया की हर मुद्रा, अरबों डॉलर, येन, यूरो और पाउंड, जिसके बल पर हर दूसरे दिन वो फायर करता है एक नई मिसाइल, जिसके बल पर वो बना रहा है विनाश के नए परमाणु हथियार। तमाम पाबंदियों के बावजूद जिसके बल पर उत्तर कोरिया ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। गौर से देखिए, ये है वो रूम नंबर 39। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट ने ये तस्वीरें उतारी हैं। इसमें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के ठीक बीचों बीच कड़ी सुरक्षा से घिरा एक इलाका है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में एक खास संगठन चलता है। उस संगठन का नाम है रूम नंबर 39। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उत्तर कोरिया से भागे कुछ सरकारी मुलाजिमों से पूछताछ के बाद इस इमारत और उसमें कैद काले धन के एक खजाने का खाका तैयार किया है। ये अमेरिका ही है जिसने उत्तर कोरिया की कमर तोड़ने के लिए उसे एक नया नाम भी दिया है, काले पैसे का सबसे बड़ा धनवान। जी हाँ, ये उत्तर कोरिया का काला खजाना ही है जो अमेरिका के माथे पर बल डालता है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो उत्तर कोरिया के बढ़ते काले कारोबार को लेकर खासा चिंतित है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और दुनिया भर में फैले हमारे तमाम सहयोगी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि पूरी दुनिया के आर्थिक तंत्र के लिए उत्तर कोरिया एक बड़ा खतरा बन चुका है। वहाँ की सरकार अवैध हथियारों का अपना धंधा चलाने और उसके लिए पैसे के आदान प्रदान का एक बदनाम नेटवर्क चला रही है। पैसे के जरिए आर्थिक गतिविधियों पर असर डालने के लिए ये लोग जमकर झूठ तक बोलते हैं। अमेरिका सालों से उत्तर कोरिया की कमजोर नस पकड़ने में लगा हुआ है, लेकिन ये कोशिश अब तक नाकाम ही साबित हुई है। इसी कोशिश के तहत उत्तर कोरिया जाने वाले पत्रकारों ने कई बार अपने कैमरे में कोई सबूत, कोई कमजोरी कैद करने की कोशिश की। इस काम में उन्हें मदद सिर्फ उन्हीं लोगों से मिली जो कभी उत्तर कोरिया की सरकार में मुलाजिम थे और अपनी जान के डर से भागकर या तो दक्षिणी कोरिया या फिर अमेरिका जाकर बस गए। ऐसे ही कुछ पत्रकारों ने ये फिल्म भी तैयार की। अमेरिका का इल्जाम है कि उत्तर कोरिया के पास अरबों डॉलर का पैसा दरअसल हथियारों की अवैध बिक्री से आता है। यानी उत्तर कोरिया दुनिया भर के कई छोटे और गुमनाम से देशों में अपने यहाँ के बनाए हुए हथियार बेचता है और उनका पैसा कई जगहों से होता हुआ राजधानी प्योंगयांग के एक विशेष सरकारी संगठन रूम नंबर 39 में आकर जमा होता है। At the party's 3-story headquarters, there's a sturdy facility, like an underground palace. It holds huge amounts of Japanese yen, dollars, and euros. This is room 39. All the money it gathers goes to the leader. बताया जाता है कि उत्तर कोरिया के सैनिक तानाशाह किम जोंग उन ने ही
रूम नंबर 39 को दोबारा जिंदा किया है। ये संगठन उसके पिता और दादा के वक्त भी था, लेकिन मौजूदा तानाशाह ने इस संगठन को मालदार बना दिया। लाख टके का सवाल ये है कि आखिर दुनिया भर की पाबंदियों के बावजूद उत्तर कोरिया के इस रूम नंबर 39 की तिजोरियां लबालब कैसे भरी रहती हैं? उत्तर कोरिया सरकारी वित्तीय संस्थाओं और फर्जी कंपनियों के जाल का बखूबी इस्तेमाल करता है। ये जाल पूरी दुनिया में पैसे से फैलाया जाता है और परमाणु हथियारों की खरीद फरोख्त और मिसाइलें बनाने की सामग्री का जुगाड़ करता रहता है। उत्तर कोरिया पर किसी भी बैंक की निगरानी नहीं होती भी है तो बहुत कम, और काले धन से जुड़े हर कानून से वो बच निकलता है। इतना ही नहीं, ये तो आतंकवाद को फंडिंग भी देता है और इसमें उसके मददगार बनते हैं तमाम बेईमान और भ्रष्ट अफसर। उत्तर कोरिया के लोग ऐसे लोगों को पहचान कर उनका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को काले धन का धनवान तो बोल दिया, लेकिन क्या वो वाकई इस धन पर लगाम लगा सकता है? क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने हथियारों की अवैध मार्केट की लत उन मुल्कों को लगा दी है जिन्हें बिना किसी सवाल जवाब के दूसरे मुल्कों से हथियार नहीं मिल सकते। और इसका केंद्र है मकाऊ, एक छोटा सा द्वीप जहां चीन की तूती बोलती है। जी हाँ, मकाऊ, वो रंगीन दुनिया जहां काले कानून से जुड़े कानून अक्सर हवा में उड़ जाते हैं। मकाऊ ही वो जगह है जहां उत्तर कोरिया के तमाम आला अफसर अक्सर जाते हैं। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सीक्रेट संगठन रूम नंबर 39 के तमाम अफसर हथियारों की गैर कानूनी डील करने मकाऊ ही जाते हैं। मकाऊ में काला पैसा रखना बेहद आसान है, कोई रोक टोक नहीं है। It's so easy to move money in Macau. 마음대로 진출하기 제일 쉬운 곳입니다. 돈이 뒤에서 There's no place like it for making secret deals. 내화하는 데서는 마카오보다 더 쉬운 데가 없습니다. 이 지구상에. That's why Macau was selected. Room 39 had an office here. I earned a lot of foreign currency through the weapons trade. I sent the money to North Korea through Macau. We have filled containers with weapons and moved them to another ship at a Chinese port. Then we piled other goods on top of the weapons and filed forged papers. बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया हर साल $1 अरब, जी हाँ, $1 अरब की कमाई सिर्फ अवैध हथियार बेचकर करता है। और उत्तर कोरिया के हथियारों के खरीदार कई ऐसे देश हैं जिन्हें सस्ते और टिकाऊ हथियार चाहिए होते हैं, जैसे वियतनाम, म्यांमार, ईरान, सीरिया और अफ्रीकी देश। ये देश भी अक्सर उत्तर कोरिया से हथियारों के काले बाजार से डिलीवरी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हथियारों की खरीद फरोख्त पर डंडा नहीं फटकारता। इस बीच अमेरिका ने मकाऊ की बैंको डेल्टा एशिया नाम की कंपनी के $2 करोड़ 40 लाख जब्त कर लिए हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने आरोप लगाया कि ये कंपनी दरअसल उत्तर कोरिया की गैर कानूनी गतिविधियों को ढांपने का काम कर रही थी। अमेरिका ने अपनी वित्तीय संस्थाओं को किसी भी उत्तर कोरियाई कंपनी या संस्था के साथ किसी किस्म की डील नहीं करने को कहा है। इतना ही नहीं, किसी तीसरे देश में मौजूद बैंकों से भी उत्तर कोरिया का किसी अमेरिकी कंपनी से नाता ना जुड़े, इसकी सख्त निगरानी हो रही है। इसी के बाद उत्तर कोरिया ने बचने के नए तरीके निकाले। अब वो कागजी दस्तावेजों में कोई डील नहीं कर रहा, अब उसके अफसर कैश लेकर खुद डील करने जाते हैं। ये कोशिश उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों से लैस मिसाइलें बनाने से रोकने की है। अमेरिका को शक है कि अवैध हथियारों की बिक्री के जरिए उत्तर कोरिया अपनी आर्थिक ताकत बनाए रख पा रहा है। वो मिसाइल तो बना रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनकी ताकत अमेरिका तक मिसाइल पहुंचाने की नहीं है। लेकिन जब भी वो मिसाइल टेस्ट करते हैं, भले ही वो मिसाइल टेस्ट फेल क्यों न हो जाए, वो उससे कुछ नया सीखते जरूर हैं। लगता है विचारधारा के तौर पर वो अब भी परमाणु हथियार की विरासत को आगे जारी रखना चाहते हैं।
सवाल ये कि क्या उत्तर कोरिया अपने गैर कानूनी हथियारों की बिक्री से ही इतना पैसा कमा पा रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को चला पा रहा है? आंकड़े ऐसा नहीं कहते। इसके पीछे तानाशाह किम जोंग का एक खास आर्थिक मॉडल भी है, वो मॉडल जो भावनाओं के आवेश में अपनी जनता की जेब भी काट लेता है। उत्तर कोरिया को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वहाँ का तानाशाह दो बातों का ध्यान रखता है: अच्छे काम और स्वामी भक्ति पर इनाम और वफादारी टूटने पर सजा। वो अपने करीबी रिश्तेदारों को भूखे कुत्तों के आगे डलवा कर मरवाने के लिए बदनाम हो चुका है, लेकिन उत्तर कोरिया में उसके एक इशारे पर जान देने वाले अब भी लाखों हैं। हर साल तानाशाह अपने वफादारों या पार्टी में अच्छा काम करने वालों को इनाम बांटता है। ये इनाम अक्सर खासे महंगे होते हैं और इन्हें खरीदने के लिए बाकायदा एक अलग सरकारी विभाग भी है। इस विभाग के अफसर अक्सर विदेश जाते हैं गिफ्ट खरीदने। Limousines, Mercedes-Benz cars. I bought all sorts of expensive items. I even purchased gold-plated hunting rifles. I had to get everything on the list, or I'd be disobeying orders. I had no choice. बताया जाता है कि किम जोंग उन हर साल $600 मिलियन सिर्फ अपने समर्थकों और सरकारी कर्मियों में गिफ्ट बांटने पर खर्च कर देता है। ये रकम उसके पिता के वक्त के मुकाबले दोगुनी है। सवाल ये कि आखिर ये पैसा आता कहां से है? दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने देश में दो अर्थव्यवस्थाओं का मॉडल बना रखा है। पहला जनता के लिए है तो दूसरा खास इंसानों के लिए। जनता के लिए मौजूद मॉडल में जो भी योजनाएं पार्टी और मंत्री तय करते हैं, उनमें ही जनता काम करती है। काम से उत्पादन होता है और फिर उसके बदले उसी जनता को खान पान और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की गारंटी सरकार देती है। जबकि दूसरा है रॉयल कोर्ट आर्थिक मॉडल। इसमें सुप्रीम कमांडर यानी तानाशाह पार्टी की इजाजत के बिना ही जनता के पैसे का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। वो इस पैसे से गिफ्ट खरीदवा कर बंटवाता है और उसी से हथियार और गोला बारूद विकसित करने के प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते हैं। बताया जाता है कि देश की कुल अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा खुद तानाशाह के हाथों में रहता है। जाहिर है उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपनी भक्ति को सर्वोच्च मॉडल के तौर पर विकसित किया है। ये भक्ति एक अफीम की तरह है जिसे हर उत्तर कोरियाई नागरिक को बचपन से ही चटा दिया जाता है। इसीलिए अक्सर तानाशाह अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इनाम में आलीशान फ्लैट दे देता है और फिर खुद उस फ्लैट में अपनी बीवी के साथ जाकर उसे आशीर्वाद देता है और इस पूरे ड्रामे का लाइव टेलीकास्ट नेशनल टीवी में किया जाता है। ये एक ऐसा धतूरा है जिसका इलाज शायद अमेरिका के पास भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।